सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंगाटिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। अब आप कहेंगे ये क्या चैप्टर नंबर 7 हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ लिया था। नहीं दोस्तों, ये पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट, क्योंकि हमने वहाँ पर आधा ही चैप्टर जो है कंप्लीट किया था। अब बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है बाकी का आधा वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमने जाना था सबसे पहले कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ आकार में छोटे होते हैं जिनके तने हरे होते हैं, जिनको शाक कहते हैं। दूसरे हमने जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। वो कौन सा पौधा है? वो झाड़ी नुमा पौधा है। और इस तरह से तीसरा हमारा प्रकार हो गया था कि बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो तीसरा प्रकार हो गया, जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और जिनके तने जो है वो कठोर होते हैं। तो ये आप थोड़ी सी मानवीय भूल मान सकते हैं कि हमने जो है प्रीवियस वीडियो में खेजड़ी की जगह खेतड़ी बोल दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लें कि खेजड़ी है हमारा राज्य वृक्ष। ठीक है, खेतड़ी जो है एक गांव है राजस्थान के अंदर। ठीक है, बल्कि खेजड़ी जो है वो क्या है? हमारा राज्य वृक्ष है। तो हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी कैसा पौधा है? एक झाड़ी नुमा पौधा है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से हिस्से हुए थे। वहां पर हमने 4 हिस्सों की बात की थी कि एक तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पौधे के तने के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे पौधे की पत्ती के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे जो पौधा होता है उसकी जड़ के बारे में। और चौथा हम पढ़ेंगे पौधे के पुष्प के बारे में, यानी पौधे के फूल के बारे में। यानी नीचे से अगर हम चलें तो नीचे सबसे पहले क्या होती है? जमीन के अंदर जड़ होती है। फिर जमीन के ऊपर आते हैं तो तना दिखाई देता है, तने पर पत्तियां लगी होती हैं और पत्तियों से ऊपर जाते हैं तो फूल लगे हुए होते हैं। तो पौधे के इन्हीं 4 हिस्सों की हमने बात करनी थी। पहला हिस्सा जो था वो हमने तना लिया था और तने की बात कर ली थी कि तना किसका कार्य करता है? जल संवहन का कार्य करता है, यानी कि जल जो है तने के माध्यम से जड़ से लेकर के ऊपर पत्तियों तक जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि पत्तियां जो है उनमें जो विन्यास होता है वो कई तरह का होता है। शिराओं का विन्यास 2 तरह का था। कई पत्तियों में आपने देखा कि जालनुमा विन्यास था, कई में समांतर विन्यास था। तो ये हम जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से हमने पढ़ा, तो वो आपको अच्छे समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमने देखा था कि जैसे आपके घरों में खाना किचन में बनता है, वैसे पेड़ के अंदर खाना कहाँ पर बनता है उसकी बात हमने करनी थी। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि पेड़ के अंदर खाना पत्तियों में बनता है और हमारा जो है दूसरा हिस्सा यानी पेड़ का दूसरा भाग जो था पत्ती, उसको हम स्टडी कर रहे थे। पत्ती, तो हमें पता है कि पेड़ के अंदर भोजन का निर्माण किसके अंदर होता है? पत्ती में होता है। तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे कि भोजन का निर्माण पेड़ों में या पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। ठीक है, उसके बाद वह भोजन तने के माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाता है। ठीक है, बनेगा तो कहाँ पर? किचन में बनेगा, लेकिन फिर खाना सभी सदस्यों के पास जाएगा ना, सभी सदस्य उस खाने को खाएंगे ना। तो वैसे ही होता है पेड़ के अंदर। पेड़ में क्या होगा? या पौधा मान सकते हैं, पेड़ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये इसके मान लेते हैं कि जड़ है। तो जड़ से पानी जाएगा तने के माध्यम से, कहाँ पर जाएगा? पत्तियों में। पत्तियों में क्या बनता है? भोजन। अब पत्तियों में भोजन बनेगा, लेकिन भोजन कहाँ जाएगा? जड़ में भी जाएगा, तने में भी जाएगा, और जो फल लगे हुए हैं उनमें भी भोजन जाएगा, क्योंकि भोजन तो सभी सदस्य करते हैं ना। तो वैसे ही ये भोजन फिर किसके माध्यम से? तने के माध्यम से, क्योंकि तने में क्या होती है? पतली पतली, एक तरह से ये मान सकते हो कि पतली पतली पाइपें होती हैं। ठीक है, बड़ी क्लासेस में आप जाकर के पढ़ेंगे कि उन पाइप्स को क्या कहते हैं, उनके बारे में बहुत ही अच्छे से हम आगे भी स्टडी करेंगे। चलिए, यहाँ पर आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि तना जो है जल को ऊपर पहुंचाता है और पत्तियों में जो भोजन बनता है उनको जड़ों तक पहुंचाता है। ये काम किसका होता है? तने का काम होता है। वो हम तने में पढ़ चुके हैं। तो आपको पता चल गया कि भोजन का निर्माण कहाँ पर होता है? पत्ती में होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए पेड़ों के अंदर या बताइए पौधों के अंदर भोजन का निर्माण पौधों के किस हिस्से में होता है? तो आप बता देंगे कि पत्ती के अंदर जो है इसका निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पत्ती के अंदर भोजन का निर्माण
पत्ती के अंदर भोजन का निर्माण एक क्रिया द्वारा होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है ये हमने पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो आइए फिर उसको समझते हैं कि सिंपल सी बात है। देखिए स्टूडेंट्स की जो आपकी पत्तियां होती हैं, जो आपकी पेड़ों की पत्तियां होती हैं, उनके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है। हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन बोला जाता है। क्या लिखेंगे आप कि पत्तियों के अंदर हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई, इन्हीं की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ये चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये पत्ती क्या करती है, अब ये पत्ती क्या करती है कि एक तो है इसके पास हीमोग्लोबिन, और इधर से जैसे ही सूरज निकलता है, इधर से जैसे ही सूरज निकलता है तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पर जाता है, इस पत्ती के ऊपर जाता है। तो पत्ती सूर्य के प्रकाश तथा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती है। आपको क्या लिखना है कि जो पत्ती होती है वो सूर्य के प्रकाश तथा हीमोग्लोबिन जो कि उसके अंदर पहले से ही है, ठीक है, जिसके कारण उसका हरा रंग है, तो पहले से हीमोग्लोबिन तो पत्ती के अंदर होगा। जैसे ही सूरज निकलेगा तो सूर्य का प्रकाश भी आ जाएगा। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर गिरेगा, और आपको पता है कि आपके माता पिता क्या कहते हैं कि जैसे ही आप उठते हो ना तो खुद खाना खाने से पहले आपको क्या देना चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि इधर से सुबह सुबह आप उठोगे, इधर से सूर्य निकलेगा, जैसे ही सूर्य निकलेगा पत्तियों को अपना भोजन बनाना है, भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता तो होगी ना। तो इसलिए ये नियम होता है कि हम सुबह सुबह उठ करके पौधों को पानी देते हैं ताकि वो भी अपना भोजन मजेदार तरीके से बना सके और हमें मीठे मीठे फल दे सके, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि इधर से सूर्य निकलता है, इधर से हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन और सूर्य के द्वारा यानी सूर्य की उपस्थिति में ये जो पत्तियां हैं ये अपना भोजन निर्माण करती हैं। लेकिन ये भोजन निर्माण करती कैसे है, इसी से एक और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमारे को, क्योंकि हमने सुना था कि जो पौधे हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको तो ग्रहण करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करते हैं। ये चीज आपने बचपन से पढ़ी है, ठीक है ना। जब भी हम प्रदूषण पर कोई लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो हम यहाँ पर एक ही चीज बोलते हैं, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने चाहिए। क्यों लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन फिर क्यों देते हैं, पेड़ों को भी सांस लेनी होती है, पेड़ भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लेकिन हमें पता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, तो पेड़ ऑक्सीजन कैसे दे रहे हैं, ये बात हमारे को समझनी है यहाँ पर, ठीक है। तो पत्तियों में भोजन तो इनकी उपस्थिति में बनता है, लेकिन पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां एक तो लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या पकड़ती है, वायुमंडल से पत्तियां पकड़ती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों को मिलेगी कहाँ से, हम छोड़ेंगे ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। हमें बचपन से बताया गया है कि हम अंदर तो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हमने खूब सारी पौधे के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रखी है। पत्ती क्या करेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगी, ठीक है। इधर से आप सुबह सुबह उठते हैं, उसमें क्या डाल दोगे, जल डाल दोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल ये मिलाएंगी, ठीक है, ये मिलाएंगी और हीमोग्लोबिन और सूर्य की उपस्थिति में क्या बना लेगी, भोजन। ध्यान से सुनिएगा इसको, एक तो भोजन बनता है प्लस एक गैस बनती है जिसका नाम है ऑक्सीजन गैस। क्या नाम है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है।
अब सिंपल सी बात है कि भोजन तो पौधे के अनेक भागों में चला जाएगा, भोजन तो सभी लोग खा लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन गैस का पौधा क्या करेगा? तो ऐसे में ऑक्सीजन गैस पौधा बाहर छोड़ देता है और वो ऑक्सीजन गैस से हम सांस लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें खाना बनाना है, उन्हें भोजन जो है प्राप्त करना है। और किसकी उपस्थिति में भोजन बनेगा? सूर्य की उपस्थिति में और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में, ठीक है। और खाना बनाया किस किस से जाएगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनाया जाएगा और दूसरा किससे बनाया जाएगा? जल से बनाया जाएगा। जब भोजन बन गया तो उसके साथ साथ कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन गैस बनेगी। और ऑक्सीजन गैस जब पौधे बाहर छोड़ देंगे यानी बाहर रिलीज कर देंगे तो उसी ऑक्सीजन गैस का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हमने जो है प्राप्त कर ली, लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना था? प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना था। तो फटाफट से ये जो प्रक्रम है ना, इसी को नोट कर लीजिए कि ये जो पूरा प्रक्रम है कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है पत्तियां, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। सिंपल सी बात कि पत्तियां भोजन बना रही हैं किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो फटाफट से आप जो है अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लिखेंगे, ठीक है ना। फटाफट से लिखिए कि पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ, और ब्रैकेट में लिख लेंगे कि हरे रंग के पदार्थ का नाम भी हमें पता है, कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। फटाफट से लिख लीजिए, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ, ब्रैकेट में लिखेंगे हीमोग्लोबिन, की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। दोबारा से रिपीट कर दूं, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ, ब्रैकेट में हीमोग्लोबिन, की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में, पूरी ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग कर रही है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कर रही है प्लस जल का प्रयोग कर रही है। तो लिखेंगे इस प्रक्रिया में जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक और लाइन लिखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रक्रम में या इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप फटाक से जवाब दे दोगे कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन क्यों देते हैं, सब कुछ आपको पता चल गया। अब एक डाउट फिर भी बचता है कि एक बच्चा क्या करता है? एक बच्चा किसी पत्ती के ऊपर लिफाफा बांध देता है। एक बच्चा पत्ती के ऊपर लिफाफा बांध देता है और अच्छे से उसको बांध देता है, ठीक है। सुबह सुबह उठ करके आप भी ये करके देखिएगा, प्रयोग आप अपने घर पर कर सकते हो। तो जैसे ही आप देखेंगे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उस ये जो प्लास्टिक की थैली आपने उसके ऊपर बांधी है, तो उस प्लास्टिक की थैली में जल की बूंदें मिलेंगी आपको। उस प्लास्टिक की थैली में जल की बूंदें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो अब आपके माइंड में आएगा कि ये जल की बूंदें कैसे में प्राप्त हो रही है। आपको क्या करना है? उस प्लास्टिक की थैली को बाद में खोल करके रख देना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो पत्ती मुरझाई जाए, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी गैस लेनी है और छोड़नी है। तो आपने उसको अगर कस के बांध दिया तो वो गैस ना तो ले पाएगी ना छोड़ पाएगी, ठीक है। आपको थोड़ी देर के लिए उसे बांधना और फिर खोल देना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो जल की बूंदें आई वो कैसे आई? तो आपको पता होगा कि जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आपकी स्किन पर पसीना नामक जल आ जाता है, ठीक है। पसीने के रूप में पानी आ जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो वो पसीना आता कहाँ से है? वो पसीना आता कहाँ से है? तो आप कहेंगे ये कौन सा पूछने वाली बात है, हमारे जो स्किन है उसके अंदर से पसीना आता है। तो एक बात आप बताइए कि क्या इसके अंदर छिद्र है? क्या इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं कि इसमें से पानी आ जाता है?
और अगर इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, यानी पसीने को आप एज ए पानी ही तो कंसिडर कर सकते हो। तो अगर पसीने में हालांकि पानी के साथ कुछ और भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी और भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब भी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। तो उत्सर्जन तंत्र जैसे ही आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पसीना अगर निकल रहा है तो फिर खून क्यों नहीं निकल रहा? अंदर खून भी तो भरा पड़ा है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप ब्लड की थैली लीजिए और उसमें से अगर आप छेद कर देंगे तो उसमें से ब्लड निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पसीना तो निकल रहा है लेकिन ब्लड क्यों नहीं निकल रहा अगर इसमें छेद है तो यहाँ पे आपका डाउट बिल्कुल सही बनता है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि हमारे जो हाथ में छेद होते हैं ना, हमारी स्किन पर जो छेद होते हैं वो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको रोम छिद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोम छिद्र बोला जाता है। यानी बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, इतने छोटे कि उसमें से केवल और केवल जल निकल सकता है और कुछ नहीं निकल सकता। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, ब्लड चोट लगेगी तभी निकलेगा, ठीक है। रोम छिद्रों में से ब्लड नहीं निकलेगा, रोम छिद्रों में से केवल और केवल पसीना निकल सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही जड़ों से हमारा तना ऊपर पानी पहुंचा रहा है, किस तक? पत्तियों तक। तो जैसे हमारी स्किन पर रोम छिद्र है, वैसे ही इस पत्ती के अंदर भी ढेर सारे रोम छिद्र हैं। और वो रोम छिद्र है किस लिए? ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले सके, ऑक्सीजन दे सके। सिंपल सी बात है कि कोई चीज अंदर आ रही है तो कोई छेद होगा, उसी के अंदर से आ रही होगी। तो यहाँ पर ढेर सारे छोटे 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 छेद होते हैं। अब जैसे ही इन छेद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पत्ती के अंदर जो पानी होता है ना, पानी हमने दिया, वो जड़ में हमने दिया, जड़ से तना इसने पत्ती तक पहुंचा दिया, तो पत्ती में पानी है। तो वो पानी क्या होता है कि सूर्य के कारण भाप बन करके उड़ने लग जाता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्प का उत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। दोनों शब्दों को हमने इकट्ठा कर दिया, वाष्पोत्सर्जन। ये चीज आपको समझ आ गई। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। क्वेश्चन लिखिए फटाफट से कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि जड़ से तने द्वारा जो जल होता है वो पत्तियों में पहुंचाया जाता है और सूर्य की उपस्थिति में जो जल है वो पत्तियों से बाहर निकलने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो फटाफट से आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में हम लिखेंगे, ठीक है। वो आपको समझ आएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मजेदार, देखिए कितनी मजेदार चीजें हमें समझ आ रही है। पेड़ हम देखते हैं लेकिन पेड़ में ये सब कुछ हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं था अब तक, आज पता चला। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। लिखिए वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे तना जो होता है, तना पत्ती को जल पहुंचाता है। लिखिए पहली लाइन, तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पहली लाइन लिख ली। उसके बाद चलिए, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। दूसरी लाइन भी हो गई। तीसरी लाइन लिखिए, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकल जाती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रम को ही क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। यानी वाष्प का उत्सर्जन, यानी वाष्प जो है बाहर जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो पत्ती के बारे में बस हमें इतनी ही जानकारी प्राप्त करनी थी
कि पत्तियों में शिराओं का विन्यास अलग अलग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, किस विधि द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं ये हमने पढ़ लिया। ऑक्सीजन गैस क्यों छोड़ते हैं ये हमने पढ़ लिया। और वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है ये भी हमने पढ़ लिया। अब आपके माइंड में आएगा कि ये वाष्प जो उत्सर्जित होती है यानी भाप बन के पानी उड़ रहा है, ये जाएगा कहाँ? तो ये ऊपर उड़ जाएगा बादलों में, और बादल क्या करेंगे, बारिश करेंगे, और हम बारिश में नहाएंगे। चलिए ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा हिस्सा। हमने तने के बारे में पढ़ लिया, पत्ती के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद देखिए तना पढ़ लिया, पत्ती पढ़ ली। पत्ती के ऊपर कौन आता है? फूल। लेकिन फूल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जड़ को पढ़ लेते हैं। उसके बाद पुष्प को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि पुष्प के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पुष्प कैसे खिलता है, वो सारी चीजें हम आसानी से यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए फिर जड़ के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है जड़ों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जड़ों के बारे में पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है कि पौधे का सबसे नीचे का हिस्सा जो होती है वो क्या होती है? पौधे का सबसे नीचे का हिस्सा यानी जो जमीन में होता है वो क्या होता है? जड़ होता है। और कई कई पेड़, जितना पेड़ ऊपर मोटा होगा, जितना पेड़ ऊपर ऊंचा होगा, उतना ही उसकी मोटी और गहरी जो है जड़ होगी। सिंपल सी बात है, हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति मजबूत तभी बनता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बाल्टी पानी लेना है। इनफैक्ट आपको 2 बाल्टियां पानी लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक तो आप सिंपल मिट्टी वाला जहाँ पर भी स्थान हो वहाँ पर मिट्टी वाले स्थान पर पानी गिरा दीजिए। आप देखेंगे कि अगर मिट्टी वाले स्थान पर आप पानी गिराएंगे तो वो पानी जहाँ जहाँ चलेगा उसके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी भी उसके साथ जाएगी। लेकिन अगर दूसरी अगर हम बात करें कि आप किसी घास उगे हुए स्थान पर अगर पानी गिराते हैं, इस तरह से जोर से पानी गिराना है बाल्टी से, जोर से जब आप पानी गिराते हैं तो घास यानी जहाँ पर हल्की हल्की घास जो लगी हुई है, जिसे आप दूब भी कहते हो, हल्की हल्की दूब जहाँ पर लगी हुई है, तो वहां पर जब आप पानी गिराओगे तो वहां पर आप देखोगे कि पानी तो जाएगा लेकिन पानी के साथ मिट्टी नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ था कि वहां पर जो घास लगी हुई थी, हल्की हल्की घास, उस घास की जो जड़ें थी उन जड़ों ने मिट्टी को बांध करके रखा है, यानी मिट्टी को स्थिर करके रखा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो पौधे की जड़ें होती हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं उन्हें एक नाम दिया जाता है स्थिरक। क्योंकि ये क्या करती है, अपने जो पौधा होता है उसको भी स्थिर रखती है और पौधे के साथ जो मिट्टी होती है, नीचे की मिट्टी होती है, मिट्टी को भी बांध करके रखती है। इसका मतलब जो जड़ है वो किसका काम करती है? स्थिरक का काम करती है, रोक के रखने वालों का काम करती है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या सभी पौधों की जड़ें एक ही प्रकार की होती हैं? तो आपने देखा होगा कि पौधों की जड़ें जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। उन 2 जड़ों के नाम क्या है, यानी 2 प्रकार के नाम क्या है? एक तो होती है मूसला जड़, आप कहेंगे ये क्या है? दूसरी होती है हमारी रेशेदार जड़। तो अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जड़ें कैसी होती हैं और हमें पौधे की जड़ के बारे में पता कैसे चलेगा? तो आपको क्या करना है कि जो आप किसी आसपास के ग्राउंड में या किसी आसपास के पार्क में जाइए तो वहां पर आप जो खरपतवार जो उगी हुई होती है, यानी जो अनचाही घास होती है, यानी जिसका कोई उपयोग नहीं होती है, वो अपने आप बस उग जाती है। ठीक है, उसको जो है हम उखाड़ के फेंकने का भी प्रयास करते हैं कई बार, लेकिन फिर भी वो उग जाती है। ठीक है, तो जो खरपतवार होती है यानी जो उपयोगी नहीं होती है उसको उखाड़ करके देखिएगा। उसको जब भी उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जड़ें जो है वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। पहला जो प्रकार है मूसला जड़, उसमें क्या होता है कि उसमें पहले मान लीजिए कि ये जमीन है, जमीन के ऊपर पौधा है। ठीक है, ये हम जमीन मार रहे हैं, जमीन है और जमीन के नीचे जड़ होती है। तो जमीन के नीचे अगर देखा जाए तो एक तो इस तरह से मुख्य जड़ होती है, इस तरह से एक ही जड़ होती है नीचे तक, एक ही जड़ होती है नीचे तक, जिसको मूसला जड़ बोलते हैं। और इस जड़ में कई जो है इस तरह से पतली पतली शाखाएं होती हैं और इन शाखाओं को हम क्या बोलते हैं? इन शाखाओं को हम बोलते हैं पार्श्व जड़।
तो सिंपल सी बात आपने क्या समझनी है कि मूसला जड़ जिनमें होती है उनमें बीच में तो एक मुख्य जड़ होती है और साइडों में क्या है कि पतली पतली जड़ें निकली होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? पार्श्व जड़ बोलते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गाजर का। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गाजर का। आपने गाजर देखा होगा, गाजर कैसी होती है? हमें पता है कि गाजर कुछ इस तरीके से होती है कि उसके ऊपर तो क्या होता है, इस तरह से जो है ऊपर तो उसका गाजर का पौधा होता है और नीचे जो है इस तरह से गाजर होती है। ठीक है, तो गाजर क्या होती है? जमीन के नीचे होती है। जमीन के नीचे होती है गाजर। ठीक है, तो जमीन के नीचे होती है तो गाजर क्या होगी? गाजर के पौधे का जड़ होती है। यानी हम जो लाल लाल खाते हैं ना, लाल लाल गाजर जो खाते हैं वो गाजर के पौधे की जड़ होती है, क्योंकि जमीन के नीचे तो हमें पता है जमीन के नीचे क्या होती है? जड़ होती है। तो ये तो क्या है? गाजर के पौधे की जड़ है। और मूसला जड़ कैसे है? क्योंकि आपने देखा होगा कि गाजर जो है एकल गाजर होती है, यानी एक बड़ी सारी गाजर होती है, यानी बड़ी सारी जड़ है बीच में। और आपने देखा होगा कि गाजर के बहुत ही पतले पतले धागे नुमा रेशे निकले हुए रहते हैं, बिल्कुल पतले पतले। आपने अगर खेतों से जो हम गाजर लाते हैं वो अगर देखी होगी, कई बार आपने अपने जो मार्केट्स लाते हैं उसमें भी गाजर में, हालांकि उसमें कम होता है, लेकिन उसमें देखा होगा कि ऐसे धागे से निकले होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में तो क्या है? एक मोटी सारी जड़ है और इसके आसपास जो है कई सारी पार्श्व जड़ें यानी पतली पतली जड़ें निकली होती हैं। तो ऐसी जड़ को हम क्या बोलते हैं? मूसला जड़ बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गाजर। फिलहाल आपको समझना है, लिखेंगे इनके बारे में हम आराम से। ठीक है, दूसरी अगर जड़ देखी जाए, दूसरी प्रकार की जड़ वो है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ में क्या होता है कि कुछ पौधों की जड़ें जो है इस तरीके से रेशेदार होती है, यानी कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, ऊपर पौधा है, ऊपर पौधा है। ठीक है, ऊपर पौधा कोई भी मान सकते हैं आप। ठीक है, ऊपर पौधा है, या फिर आप मान सकते हैं कि ऊपर पेड़ है लेकिन नीचे जो है इस तरह से कई सारी जड़ें निकली हुई हैं, कोई भी इनमें से मुख्य जड़ नहीं है। तो इस तरह की जो जड़ें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें। और अगर आप कई सारे खरपतवार देखोगे तो ऐसे उनकी जो है जड़ें इस प्रकार की आपको दिखाई देंगे, यानी मुख्य जड़ कोई नहीं होगी, अलग अलग फैली होगी। ठीक है, और काफी विस्तृत वो ऐसे बनाई हुई होंगी और ऐसी जड़ें आप देख भी सकते हो। अब आप सोचते होंगे कि अगर हमें किसी बड़े पेड़ की, या किसी ऐसी चीज की जो बहुत उपयोगी है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, जो आपको फल देता है, उसकी जड़ के बारे में पता लगाना है, तो मैं यहाँ पे कहूँ कि जड़ के बारे में तो उखाड़ के ही पता चलेगा, लेकिन आपको जड़ के बारे में पता लगाना है और पेड़ को भी नहीं उखाड़ना है, तो आप क्या करोगे? आपको उसकी जड़ के बारे में भी पता लगाना है कि वो मूसला जड़ है या रेशेदार जड़ है, और आपको उस पेड़ को उखाड़ के भी नहीं देखना। तो अब देखोगे कैसे? अंतर्यामी तो हम नहीं बन सकते ना जमीन के नीचे घुस सकते हैं कि हे भगवान मुझे जो है आप वरदान दो कि मैं इस जमीन के नीचे घुस करके उसकी जड़ देखाऊं कि वो मूसला जड़ है या रेशेदार जड़ है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको एक ट्रिक बता दूं कि हमने जब पत्तियां पढ़ी थी हमारी प्रीवियस वीडियो में, तो हमने पत्तियों के 2 डिजाइन पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि पत्तियों के 2 डिजाइन होते हैं। एक तो होता है पत्ती का इस तरह का डिजाइन, जहां पर बीच में एक आपने अगर पीपल का जो पेड़ होता है उसकी पत्ती देखी होगी तो आपने उसमें स्पष्ट देखा होगा कि बीच में एक लंबी सारी शिरा होती है, और फिर इस शिरा से कई सारी अनेकों अलग अलग शिराएं जो है इस तरह से निकली होती हैं। तो इस तरह का होता है पीपल का पत्ता। ठीक है, तो ये आप देखो कि बीच में एक मुख्य शिरा है और मुख्य शिरा के आसपास जो है पतली पतली शिराएं निकली होती हैं। ये बताइए कि ये डिजाइन इन दोनों में से किसके साथ मैच खाता है? तो इन दोनों में से तो मूसला जड़ के साथ मैच खा रहा है ना। इसमें भी एक मुख्य बीच में है, इसमें भी एक मुख्य बीच में है, इसमें भी मुख्य से कई सारी निकली हुई हैं, इसमें भी मुख्य से कई सारी निकली हुई हैं। तो ऐसे में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिन पौधों की या जिन पेड़ों की पत्तियों का विन्यास
पत्तियों का विन्यास इस जैसा होगा, उन पौधों की या उन पेड़ों की जड़ें जो होंगी वो कौन सी होगी, मूसला जड़ होंगी। आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट हम लिख लेंगे, फिलहाल समझ लीजिए, नोट डाल लेंगे हम अच्छे से, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि कुछ घासनुमा पौधे होते हैं, कुछ घासनुमा पौधे होते हैं, जैसे आपने ज्वार अगर देखी हो तो ज्वार के अंदर क्या होता है, इस तरह की लंबी लंबी समांतर शिराएं होती हैं। तो ये जो समांतर शिराएं होती हैं ये ऊपर क्या कहती है, जमीन से ऊपर कहती है कि हम तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अलग अलग है, हम तो बिल्कुल अलग अलग है, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बताइए कि जिनका जमीन के ऊपर कोई लेना देना नहीं होगा, उनका जमीन के नीचे जाकर कोई लेना देना होगा क्या, नहीं होगा। ये कहेंगे कि हम तो जमीन के नीचे जाकर भी अलग अलग जड़ें बनाएंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जिनका जो विन्यास होता है समांतर शिरा विन्यास होता है, जिन पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है उनकी नीचे जड़ें भी कौन सी होती है, रेशेदार जड़ें होती हैं। ये आपको नोट डाल करके लिख लेना है। तो ये तो बहुत ही अच्छी ट्रिक हो गई हमारे पास, ठीक है। हमें पौधा उखाड़ना भी नहीं पड़ेगा और आप उसकी जड़ के बारे में उसके पत्ते देख करके बता दोगे और आप क्या कहोगे, मैं तो जादूगर हूँ, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं तो बिना पौधे उखाड़ करके बता सकता हूँ कि इसकी जड़ें कैसी हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, फटाफट से इसको नोट करते हैं। तो एक नई चीज आपने आज सीखी, ठीक है। तो आपको ये ट्राई कर रहे हैं, कई लोगों के साथ आप ट्राई करिएगा कि आप उनसे पूछिएगा कि बताओ इसकी जड़ कैसे निकलेगी, ठीक है। और फिर आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। चलिए अब फटाफट से इसमें लिखते हैं, जड़ हेडिंग डाल करके उसमें लिखिए कि पौधों की जड़ों को क्या बोलते हैं, स्थिरक बोलते हैं। पौधों की जड़ों को स्थिरक कहते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं, जड़ें दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार लिखेंगे मूसला जड़, पहला प्रकार मूसला जड़, और दूसरा प्रकार लिखेंगे रेशेदार जड़, दूसरा प्रकार रेशेदार जड़। फिर हेडिंग डालेंगे मूसला जड़। मूसला जड़ अगर बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है तो आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके फिर फटाफट से लिख लीजिए, फिर वीडियो को दोबारा से ऑन कर लीजिए। चलिए मूसला जड़ हेडिंग डाली, अब उसके अंदर लिखिए कि मूसला जड़ वाले पौधों में, या सिंपल लिख सकते हैं कि कई पौधों में एक मुख्य जड़ होती है, एक मुख्य जड़ होती है जिसे मूसला जड़ कहते हैं, जिसे मूसला जड़ कहते हैं। तथा इस मुख्य जड़ से जुड़ी हुई अनेक छोटी पार्श्व जड़ें होती हैं। क्या लिखेंगे, तथा इस मुख्य जड़ से जुड़ी हुई अनेकों पार्श्व जड़ें होती है, यानी अनेकों छोटी छोटी जड़ें होती हैं। अब आप डायग्राम बनाएंगे, बीच में एक मोटी सारी जड़ बना देंगे और फिर उसके आसपास जो है छोटी छोटी पतली पतली पार्श्व जड़ें कई सारी बना देंगे और लिख देंगे कि ये जो बीच वाली है ये तो हमारी कौन सी है, मूसला जड़ है, और ये जो पतली पतली है वो कौन सी है, पार्श्व जड़ है। ये चीज आपको समझ आ गई। और इस प्रकार का जो जड़ का पैटर्न रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, रेशेदार जड़, इसमें लिखिए कि कई पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, कई पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, कई पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, यानी कि कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ें एक समान दिखाई दे रही हैं। ऐसी जड़ों को रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेशेदार कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, या फिर इनको झकड़ा भी बोलते हैं। झकड़ा जड़, या तो रेशेदार जड़ या फिर झकड़ा जड़ इसको बोलते हैं। अब वो स्पेशल वाला नोट डाल करके लिखना है आपको। फटाफट से लिखिए कि जालिका शिरा विन्यास वाली, जालिका शिरा विन्यास
ये कौन सा विन्यास है हमारा? जालिका शिरा विन्यास। यहाँ पर लिख देते हैं। ये तो हो गया समांतर शिरा विन्यास, और ये कौन सा हो गया? यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, जालिका शिरा विन्यास। ठीक है, फटाफट से लिखिए। कि जालिका शिरा विन्यास वाली पत्ती वाले पौधे, क्या लिखेंगे? कि जालिका शिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले पौधों की जड़ें, क्या लिखेंगे? दोबारा से सुन लीजिए। कि जालिका शिरा विन्यास वाली जो पत्तियां हैं, उन वाले जो पौधे हैं, उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। फटाफट से लिखिए। जालिका शिरा विन्यास वाली पत्ती वाले पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है। और दूसरा क्या लिख लेंगे? कि समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। ठीक है, कि समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं, उनमें रेशेदार जड़ होती है। फटाफट से ये नोट कर लीजिए। दोबारा से रिपीट कर दूं मैं। जालिका शिरा विन्यास वाली पत्ती वाले पौधों की जड़ मूसला जड़ होती है, और समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले पौधे क्या होते हैं? रेशेदार जड़ वाले होते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। अब हमने जड़ के बारे में तो बहुत सारा कुछ जान लिया। अब फटाफट से पुष्प के बारे में यानी फूल के बारे में जान लेते हैं। और फूल के बारे में तो आप पूछो मत, इतना मजा आने वाला है आपको पढ़ के, क्योंकि फूल ही तो होता है पौधे का सबसे खूबसूरत भाग, जिसे हम सभी चाहते हैं। ठीक है ना? जहाँ पर भी फूल दिखता है, हम या तो उसकी फोटो क्लिक करते हैं या फिर उसे तोड़ लेते हैं, लेकिन तोड़ लेना गलत बात होती है, तोड़ना नहीं चाहिए। तो फटाफट से हम फूल जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, पुष्पों के बारे में पढ़ते हैं कि पुष्पों के अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, सब चीज़ें। तो चलिए फिर, शायद साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो चलते हैं फिर। नेक्स्ट जो हमारा हिस्सा है, पौधे का हिस्सा, नेक्स्ट जो हमारा हिस्सा है वो कौन सा है? वो है पुष्प। पुष्प या फिर जिसको आप फूल भी कहते हैं। ठीक है ना? तो फूल का जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पंखुड़ियाँ। क्या होता है? पंखुड़ियाँ। जैसे आपको पता है कि गुलाब के पौधे की पंखुड़ियाँ किस रंग की होती है, तो आप बता देंगे गुलाबी रंग की होती है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि गुलाब का जो पौधा होता है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि जो गुलाब जो है हमारा रेड भी होता है और गुलाबी भी होता है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुलाब का जो पौधा होता है उसका रंग क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? लाल रंग होता है। और अगर उसका हम लाल ही फूल ले लेते हैं, लाल पुष्प की अगर बात करें तो उसकी पंखुड़ियाँ भी लाल होती है, हमें पता है। और उसका जो अगर सीधा पूछ लिया जाए कि फूल का रंग क्या है, तो वो भी लाल है। यानी रंग किसने डिसाइड किया? फूल की पंखुड़ियों ने डिसाइड किया। इसका मतलब जो पुष्प का मुख्य हिस्सा होगा, मुख्य भाग होगा, वो कौन सा हो जाएगा? पंखुड़ियाँ हो जाएंगी। लेकिन ये तो तब हुआ जब फूल खिला, जब फूल खिल गया। अगर फूल नहीं खिला होता, यानी फूल जब बंद होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कली। तो आपके सामने जो है हमने एक कली ली है, यानी ये जो बीच वाली है ये कली है, यानी इसके अंदर जो है अभी फूल की पंखुड़ियाँ खुली नहीं है, फूल की पंखुड़ियाँ बंद है, तो उसे क्या बोला जाता है? कली बोला जाता है। और जब ये कली बंद होती है तो आपको पता है कि हरे हरे जो पत्ते होते हैं वो इसको यूं जकड़ करके रखते हैं। हरे हरे जो पत्ते होते हैं वो इसको यूं जकड़ करके रखते हैं। कठोर एक दल रहता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल जो हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। जैसे अगर आप खिले हुए पौधे में खिले हुए पुष्प में अगर आप देखोगे तो ये तो हो गई हमारी पंखुड़ियाँ, ये तो हो गई पंखुड़ियाँ जो कि खिल चुकी है, पंखुड़ियाँ खुल चुकी हैं। ठीक है, लेकिन पंखुड़ियों के नीचे अगर देखा जाए तो हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं। और ये पत्तियाँ क्या कहलाती हैं? बाह्य दल कहलाती हैं।
बाह्य दल कहलाती है। यानी अगर पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा देखा जाए तो वो कौन सी होती है, बाह्य दल होती है, क्योंकि जब ये कली पूरी बंद थी तो इन पर किसका कवर चढ़ा हुआ था, बाह्य दल का कवर चढ़ा हुआ था। फिर बाह्य दल खुला, उसके बाद क्या निकली, कली निकली, उसके बाद कली खुलेगी और क्या निकलेगी, पंखुड़ियाँ जो है वो खुल जाएगी और हमारा पुष्प जो है सबसे खूबसूरत बन जाएगा जब ये जो पंखुड़ियाँ हैं वो खिल चुकी होती हैं। अब हमने क्या करना है कि पुष्प के और अंदर जाना है। पुष्प के और अंदर जाना है तो अगर हमें पुष्प के और अंदर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पंखुड़ियाँ हटानी पड़ेगी। तो आपको यही करना है कि बगीचे में जाना है, कोई फूल अगर टूटा पड़ा है या सूखा पड़ा है तो उसकी पंखुड़ियाँ आप हटा करके देखिएगा कि फूल के अंदर क्या बचता है। जब भी आप फूल की पंखुड़ियाँ हटा करके देखोगे तो फूल के अंदर कुछ इस तरह से जो है एक नीचे जो है डंडी बचेगी और उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपको इस तरीके की जो है आकृति बीच में दिखाई देगी। इस तरीके की आकृति जो है बीच में दिखाई देगा। इसी के साथ साथ जो है कुछ इस तरीके की आकृतियां आपको दिखाई देंगी पुष्प के अंदर। आपने देखा होगा कि इस तरीके की, और यहाँ पर कुछ भुरभुरा सा पदार्थ होते हैं, यानी छोटे छोटे कण होते हैं यहाँ पर, और ये जो है दो तरह के इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी आपने क्या किया कि आपने इन पंखुड़ियों को हटा दिया। आज एक काम करिएगा, आप अभी कर लीजिए। आपके आसपास अगर कोई बगीचा है या फिर कहीं से आपको फूल मिल सकता है तो आप कहीं से भी फूल लेकर के आइए, ठीक है। उसकी पंखुड़ियाँ आप जब उतारेंगे, पंखुड़ियाँ आप उसकी हटा दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप पंखुड़ियाँ उखाड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अंदर बीच में तो एक हरे कलर का ये कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। इस तरह का हिस्सा बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और बाहर मिलेंगे कुछ इस तरह के हिस्से। तो ये जो बाहर हिस्से हैं और ये जो बिल्कुल बीच में सेंटर में एक हिस्सा है, इनको क्या बोला जाता है ये आपको पता करना है। तो इसमें क्या है कि ये जो बाहर कई सारे होंगे इनको तो बोला जाता है पुंकेसर। पुंकेसर क्या बोला जाता है, पुंकेसर। और जो अंदर होता है, जो एक ही होता है, इसको बोला जाता है स्त्रीकेसर। ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि ये जो बाहर कई सारे होते हैं जो ज्यादातर पीले कलर के होते हैं, ज्यादातर पीले कलर के होते हैं, पीले से हल्के से कलर के होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है, हरा हरा हिस्सा होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्त्रीकेसर बोला जाता है। तो अगर हम पुंकेसर की अलग से संरचना बना करके देखें तो कुछ इस तरह की संरचना होगी हमारी, यानी नीचे से तो इस तरह की संरचना होगी और ऊपर से इस तरह की संरचना होगी। तो ये है हमारा पूरा पुंकेसर। पहले आप समझ लीजिए, इसको जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो ऊपर जो है, ऊपर जो इस तरह पर यहाँ पे एक भुरभुरा सा ऐसे कुछ हमें भुरभुरा सा दिखाई देता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परागकोश। क्या बोला जाता है, परागकोश। और उसके अंदर छोटे छोटे हमें कण दिखाई देते हैं जिनको पराग कण बोला जाता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आप बड़ी क्लासेस में जैसे ही जाओगे इनके बारे में बड़ा कुछ पढ़ोगे आप, लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ना। हमने सिर्फ इसके हिस्से के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने किसके बारे में पढ़ना है, पौधे के बारे में पढ़ना है। और पौधे का हिस्सा है पुष्प, और पुष्प का हिस्सा है कौन सा, पुंकेसर। और पुंकेसर के दो हिस्से हो गए, ये ऊपर वाला तो हो गया परागकोश, और ये जो नीचे वाला है इसको बोला जाता है तंतु। आपको याद रखना है, ठीक है। पुंकेसर के दो हिस्से हो गए, परागकोश और तंतु। अब नेक्स्ट अगर चले स्त्रीकेसर की तरफ, तो इसकी संरचना हम बनाते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो अगर आप स्त्रीकेसर की संरचना देखते हो तो स्त्रीकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। स्त्रीकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जो बिल्कुल बीच में होता है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, इसके 3 हिस्से होते हैं। इसके कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं।
एक तो होता है वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र और तीसरा होता है अंडाशय। तो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आप चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे आप चलेंगे तो वैसे वैसे आपको एक एक हिस्से की तरफ चलना है। तो ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है इसको तो आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ, क्या है, वर्तिकाग्र। उसके बाद ये जो तंतु के जैसा बिल्कुल बीच में पतला सा है इसको आप बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे, इसको वर्तिका बोलेंगे। और ये जो नीचे का ये वाला हिस्सा है, इसके नीचे तो और हिस्से हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये है अंडाशय, ये है पुष्प का अंडाशय। तो आपको याद रखना है कि पुंकेसर के कितने हिस्से, 2 हिस्से, ऊपर वाला परागकोश और बीच वाला तंतु यानी नीचे वाला तंतु, ठीक है। और अगर अपने बात करें स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर के 3 हिस्से कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और तीसरा कौन सा हो गया, अंडाशय। अब आपको क्या करना है कि आपने जो पुष्प, मैंने कहा था ना अभी बगीचे से आप पुष्प लेकर के आए हो, तो उस पुष्प में आपको क्या करना है कि आप पुंकेसर को हटा दीजिए, ठीक है। पुंकेसर को हटा दिया, हो सकता है कि पुंकेसर ना हो क्योंकि कई पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें पुंकेसर विद्यमान नहीं होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है या तो पुंकेसर हो ही ना, हो सकता है कि आप अगर सूखा हुआ लेकर के आए हो तो उसका पुंकेसर जो है जड़ गया हो, ठीक है। तो ऐसे में पुंकेसर तो आप हटा दीजिए, स्त्री केसर को लीजिए। स्त्री केसर आपने ले लिया, मतलब बिल्कुल बीच में पौधे की पंखुड़ियां हटा दी, बिल्कुल बीच में एक हरी सी डंडी मिलेगी, इसकी इस तरह की आकृति होगी, वो हमारा स्त्री केसर होगा। और आपको क्या करना है, एक ब्लेड लेना है, ब्लेड लेना है और स्त्री केसर को यहाँ, स्त्री केसर के जो अंडाशय वाला हिस्सा है उसको यहाँ से काटना है। यहाँ से जब आप काटोगे, यहाँ से जब आप काटोगे इसको काट करके और ऐसे जब आप देखोगे, यानी इस तरह से था, यानी कि ऐसे मान सकते हैं कि ये आपका स्त्री केसर था या ये आपका जो है आपने जो भी तोड़ा तो स्त्री केसर था। तो अंडाशय से आपने जैसे ही काटा, काट करके जैसे ही आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी, यानी बीच में कुछ नहीं होगा और इसके इधर 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 कुछ गोल गोल छोटी छोटी गोलाकार आकृतियां आपको दिखाई देंगी, ठीक है। छोटी छोटी गोलाकार आकृतियां दिखाई देंगी और इन छोटी छोटी गोलाकार आकृतियों को आप क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे। आप कहेंगे कि अगर आपके पास पुष्प है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपने इसको काटा तो आपको बीजांड समझ में आ गया। लेकिन अगर आपके हाथ में पुष्प नहीं है और आपको समझना है कि ये बीजांड कैसे, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो आपको अपने माइंड में लाना होगा भिंडी को। आपने किसी ना किसी, कहीं ना कहीं जो है भिंडी की सब्जी खाई होगी और वहां पर आपने भिंडी को देखा होगा कि भिंडी का पीस हमें कैसे दिखाई देता है। भिंडी का अगर पीस काटते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ही तो होता है ना दोस्तों। देखिए इस तरह का भिंडी का पीस होता है जिसमें हर एक सेक्शन में, हर एक हिस्से में एक एक बीज फंसा होता है, ठीक है ना। गोल गोल बीच में वाइट वाइट बीज फंसे हुए होते हैं। तो आप जब उनकी एक एक फांक लोगे, यानी एक एक पीस लोगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर एक सतह पर कई सारे बीज होंगे, कई सारे गोल गोल बीज होंगे। तो वैसे ही अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। लेकिन ये एक सतह नहीं होती है। अगर आप भिंडी को अगर पूरा देखोगे तो उसमें एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, चौथी सतह, इस तरह से कई सारे बीज होते हैं ना। वैसे ही बीजांड में भी कई सारे बीज होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई या नहीं आई? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे भिंडी के बाहर का कवर आप उतार लीजिए तो बीच में क्या बचता है, बीच में तो एक डंडी होती है और उसके चारों तरफ जो है बीज ही बीज होते हैं। तो ये लगभग उसी तरह की आकृति होती है अंडाशय की। तो हमने बहुत ही बेहतर तरीके से, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। आप फटाफट से इसको लिखते हैं तो आप फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए पुष्प या फूल, ठीक है। फटाफट से लिखते हैं और डायग्राम भी आपको साथ के साथ बनाने हैं। सबसे पहले आपने कली का डायग्राम बनाना है। कली को किसने जकड़ के रखा है? बाह्य दल ने जकड़ के रखा है। जैसे ही बाह्य दल खुलेगा तो आपने इस तरह का डायग्राम बनाया, पंखुड़ियां आ जाएंगी। उसके बाद जैसे ही पंखुड़ियां आप हटा दोगे तो इस तरह का डायग्राम आ जाएगा। पुंकेसर और स्त्री केसर आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद और अगर आपके पास बुक है तो आपकी बुक में ये डायग्राम और भी अच्छे बनाए हुए हैं।
यहाँ पर ये डायग्राम थोड़े ठीक ठाक ही बने हैं मेरे से, लेकिन अगर आप बुक से देखोगे तो बुक में तो बहुत अच्छे डायग्राम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप बनाओगे, कलर भी आप फिल करोगे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप लाओगे, ठीक है, साथ में नाम भी आप लिखोगे, तो आपको सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से लिखते हैं। पहली लाइन आप क्या लिखेंगे? पहली लाइन आप फटाफट से लिख लीजिए कि पुष्प का मुख्य हिस्सा होता है पुष्प की पंखुड़ियां। फटाफट से लिखिए, पुष्प का मुख्य हिस्सा, लिखिए, पुष्प का मुख्य हिस्सा या पुष्प का मुख्य भाग पंखुड़ियां होती हैं। पंखुड़ियां यहाँ पर लिखा गया है, पंखुड़ियां, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन लिखेंगे, बिना खिली कलिका को, बिना खिली कलिका, इसको कलिका भी बोल सकते हैं, कली भी बोल सकते हैं। बिना खिली कलिका को छोटी छोटी हरी पत्तियां ढक कर रखती हैं। बिना खिली कलिका को छोटी छोटी हरी पत्तियां ढक कर रखती हैं, जिन्हें बाह्य दल कहते हैं, जिन्हें बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। यानी पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा हो गया? बाह्य दल हो गया। आपने देखा भी होगा, गुलाब का पौधा देखेगा, जहां से गुलाब का पुष्प देखेगा, जहां से पंखुड़ियां खत्म होती है, पंखुड़ियों के जस्ट नीचे हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, आपने देखी होंगी, है ना। जो बाकी की पत्तियों से थोड़ी अलग होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। वो बाकी की पत्तियों जैसी नहीं होती है, थोड़ी सी कठोर होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, बाकी नीचे की पत्तियों पर हम नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल जो पंखुड़ियों के साथ अटैच हुई होती है ना, उनको ही बोलते हैं बाह्य दल। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बाह्य दल हमने लिख लिया। क्या क्या लिखा? कि पुष्प का मुख्य भाग पंखुड़ियां होती हैं। उसके बाद हमने क्या लिख लिया? कि बिना खिली कलिका को छोटी छोटी हरी पत्तियां ढक कर रखती हैं, जिसे बाह्य दल कहते हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि पुष्प के दो आंतरिक हिस्से होते हैं। पुष्प के दो आंतरिक हिस्से होते हैं। दो आंतरिक हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पुंकेसर और एक स्त्री केसर। तो फटाफट से लिख लीजिए, 1 नंबर डाल करके पुंकेसर और 2 नंबर डाल के स्त्री केसर, और फिर ये बना दीजिएगा डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए पुंकेसर। पुंकेसर हेडिंग डालेंगे, और ये जो डायग्राम है, कौन सा डायग्राम? ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे डॉट डॉट मत बनाइएगा, ये मैंने शो किया है कि ये डायग्राम आपको बनाना है। ये हो गया तंतु, ये हो गए परागकोश, और पूरा क्या हो गया? पुंकेसर, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आप फटाफट से लिख लीजिए, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फटाफट से लिख लीजिए, परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु। देखिए बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पर समझा है, वही हम लिख रहे हैं, और वही हम एग्जाम में लिख करके आने, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए, परागकोश और तंतु, ठीक है। उसके बाद लिखिए, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? अब आप बताइए कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल आपके सामने है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों नाम फटाफट से लिख लीजिए। थोड़ी स्पीड में आप अगर लिखेंगे तो आपका जो है अच्छा होगा, एग्जाम में आपका एग्जाम फटाफट से कंप्लीट होगा। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। ये तीनों चीजें आपकी हो गई। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आप लिखिए, अंडाशय को काटने पर, अंडाशय को काटने पर, ब्लेड लिया और यूं काट दिया, ठीक है। ब्लेड लिया और यूं काट दिया। अंडाशय को काटने पर अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, ठीक है। भिंडी यहाँ पर मत लिखिएगा, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया कि जैसे भिंडी में होती हैं वैसे ही अंडाशय के अंदर होती हैं। कौन से हिस्से में होती हैं? सिर्फ इतने हिस्से में होती हैं, ठीक है। सिर्फ इसके बीच वाले हिस्से में, यही हमारा अंडाशय होता है, ठीक है। चलिए, तो पुष्प के अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। जिन्हें बीजांड कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बीजांड, ठीक है। बीजांड कहते हैं।
तो ये चलिए हमारा जो पुष्प है वो कंप्लीट हो गया। इतना इजी सा ये चैप्टर था और इसी के साथ जैसे ही पुष्प कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा, बहुत ही नई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी और अगर आप इसके क्रियाकलाप करके देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप करके देखिएगा, पुष्प को काट करके देखिएगा कि क्या सच में अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, क्या उनकी संरचना सच में भिंडी के बीजों के जैसी होती है क्या। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे समझ आएगा और चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। तो चलते हैं, ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और इसी के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।